एलिमिनेशन रिएक्शन को ही फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है और किस तरह से हमें पता चलेगा कि एलिमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। और वहीं पर हमने बात की थी हाफमैन रूल की और सर्जिफ रूल की भी बात की थी। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए इसमें देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन की फर्दर टाइप्स कैसी है। जब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बात की थी तो उसमें हमने देखा था SN1 एंड SN2। आज हम एलिमिनेशन में देख रहे हैं कि इसकी भी फर्दर टाइप्स होती है E1, E2 एंड E1CB। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे E1। जैसे SN1 होता है बिल्कुल वैसे ही एक E1 भी होता है। इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास है कुछ इस तरह से CH RNR। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने कहा था कि हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए एक बेस की जरूरत पड़ती है और ये रिएक्शन चलती है एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में CH ये एक आ जाती है यहाँ पे लिविंग स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा कि ये लिविंग स्पीशीज के निकलते ही यहाँ पर बेस इसके पास रहेगा और एक एलिमिनेशन रिएक्शन होते हुए प्लस HX यहाँ से बाहर। यहाँ पे क्या हुआ कि ये बेस जो था ना, बेस ने इस हाइड्रोजन के पास आया, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब अगर इसमें हम बात करें इसमें ये हुआ कैसे, देखो हमारे पास है RCCR एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ओके, ये है हाइड्रोजन। यहां पर क्या हुआ, स्टेप 1 में हम ये इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, यहां से जो हमारी लिविंग स्पीशीज है ये बाहर जाती है। लिविंग स्पीशीज जो भी है हमारी यहाँ पर क्या होती है, यहाँ से बाहर, और यहाँ पर क्या होती है, एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है, यहाँ पे एक कार्बोकैटायन बनता है और यहाँ से X नेगेटिव बाहर। यहाँ पर क्या हुआ, एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, जो हमारी ये X था ये बाहर चला गया। क्लियर। स्टेप 2 में क्या होता है कि अब हमारे पास यहाँ पर बेस आ रहा है। एक बार अगर जो हमारी लिविंग स्पीशीज निकल जाती है, बाकी जो एज अ बेस काम करेगा। ठीक है, बाकी सब क्या करेगा, एज अ बेस वर्क करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोकैटायन बना। ठीक, अब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास क्या, एक बेस, और इस बेस ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को ले लिया। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो वहां यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, R हाइड्रोजन। ये यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलकर क्या बना दिया, एक एल्कीन बना दिया। यानी कि यहाँ पर जो हमारा अगेन स्लो स्टेप कौन सा हुआ, ये वाला, यही हमारा दैट इज RDS, यानी कि रेडिटर्मिंग स्टेप। और यहाँ पर हमारी क्या हुई, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एल्कीन फॉर्म हो गया। क्लियर। और यहाँ से बेस जो था वो हाइड्रोजन को लेके बाहर। ठीक है, इसमें हमने कहा कि पहले यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, उसके बाद यहाँ पर बेस अटैक करेगा। जैसे हमने SN1 में बात की थी, बिल्कुल इसमें भी हम वही बात कर रहे हैं। बात न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस आ जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक जो होता है वो कार्बन पे अटैक करता है, लेकिन बेस यहाँ पर हाइड्रोजन पे, प्रोटॉन पे अटैक कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ना जैसे ही हमने SN1 में बात की थी कि वहां पे जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ कि एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन कैसी है, सिर्फ कि एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन कैसी है, बिल्कुल उसी पे डिपेंड करता है। सिमिलरली E1 में भी क्या होता है कि रेट डिपेंड करता है कि एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन क्या है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन क्या है, सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें क्या आता है, 1 कैसे आ गया, 1। क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाती है, 1, और इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं, देयरफॉर मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी आ जाती है वो 1 आ जाती है, और इसीलिए हमने कहा E1 हम उसमें यूज कर रहे हैं। E1 क्या है, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। देयरफॉर ये चीज कह सकते हैं, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन।
यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यही तो है E1 रिएक्शन कि क्या है, एक यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्लियर। और यहाँ पर क्या होता है कि जो बेस काम करेगा ना, ये बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और ये बेस वीक भी हो सकता है। यानी कि इस एलिमिनेशन रिएक्शन में जैसे हमने SN में बात की थी, SN1 में बात की थी कि वहां पे वीक बेस भी वर्क कर सकता है और वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस भी वर्क कर सकता है। सिमिलरली हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वो वीक भी हो सकता है। क्लियर। और यहाँ पर क्या होता है, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। क्या होता है, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, बिल्कुल जैसे SN1 में हुआ था। वहां पर हमने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा, क्योंकि वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो कार्बन पे अटैक करता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं है, यहाँ पे बेस आता है और बेस हाइड्रोजन को लेकर बाहर जाता है। क्लियर। यहाँ पे हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होती है। अब ना जैसे हमने वहां पे बात की थी किसकी, एक एलाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म हुए थे वहां पे SN1 में। ठीक है, आपकी NCERT में गिवन है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं, लेकिन SN1 और SN2 का मैकेनिज्म आपको वहां पे गिवन है। क्लियर। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले एलाइलिक कार्बोकैटायन। देखो क्या होता है एलाइलिक कार्बोकैटायन, कुछ ऐसा ही है ना। ठीक है, आयोडीन के यहां से निकलते ही पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, इस एलाइलिक कार्बोकैटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल ऐसे आ जाता है। और इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से हम ये कहते हैं कि ये क्या है, रेजोनेंस, या फिर हम ये लिख सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एलाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एलाइलिक कार्बोकैटायन, इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये है हमारा एलाइलिक कार्बोकैटायन। क्या है ये हमारा एलाइलिक कार्बोकैटायन। सिमिलरली हम ये देखते हैं कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन भी होता है। क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कैसा हुआ, देखो यहां पर कोई भी एक्स है। ठीक है, कोई भी एक्स आ जाता है, इसके एलिमिनेट होते ही यहां पे आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आ जाते हैं, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। और ये किस वजह से आता है, ये वाला डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड यहां चला जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रियलाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, कुछ ऐसे। क्लियर। नेक्स्ट है कि अगर ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है तब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, इस तरह से। जो हमारे दिस एंड दिस, ये है हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के, और इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर। यही चीजें हमने SN1 में भी बात की थी और वही हम E1 में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये आ जाते हैं ना, ऐसे हमारे पास कुछ और भी आते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड हम बात करते हैं अल्फा हेटेरो सब्स्टिट्यूशन। अल्फा हेटेरो सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, देखो अल्फा
ये अभी हम सिर्फ E1 में लेकर चल रहे हैं, अल्फा हेट्रो सब्स्टिट्यूटेड। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास है कुछ ऐसे, कोई भी लिविंग स्पीशीज, ये यहां से बाहर जाते ही यहां पे आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पे क्या होता है, फर्दर अगर हम देखें कुछ ऐसा बन जाता है, यहाँ पे एक तरह से रेजोनेंस भी हो रही है, ठीक है। ये है हमारे अल्फा हाइड्रो सब्स्टिट्यूशन। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा कोई भी अल्काइल ग्रुप हम यहाँ पे ले लें, यहाँ से एक लिविंग स्पीशीज है, कोई भी R ले लेते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप है हमारा, यहाँ पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस लिविंग स्पीशीज के लिव करते यहाँ पर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज अराइज हो गया, और यहाँ पर हमने कोई ले लिया R ग्रुप। अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर देखें तो जो ये वाला प्रोडक्ट है ये हमारा लेस स्टेबल है, और ये क्या है हमारा मोस्ट स्टेबल। अल्फा हेट्रो सब्स्टिट्यूटेड का है, ठीक है। एक हेट्रो कंपाउंड के साथ हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज अराइज हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज लिविंग स्पीशीज के निकलने के बाद बन रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होती है, कॉन्जुगेशन भी होती है। ये लोन पर यहाँ पर, और ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाते हैं, क्लियर। ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, इस तरह से। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो है हमारा, ये रिलेटिवली लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्फा हेट्रो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्लियर। अब एक चीज और है कि जो हमारे प्राइमरी हैलाइड्स होते हैं, प्राइमरी हैलाइड्स ये कभी भी हमें एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देते, नेवर शोज एलिमिनेशन E1 रिएक्शन। ये कभी भी हमें E1 रिएक्शन नहीं शो करते, कभी भी ये E1 से एलिमिनेट नहीं करते। तो इसका हम अगर ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड इन एलिमिनेशन रिएक्शन इन E1 में अगर हम बात करें तो क्या ऑर्डर आता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 1 तो कभी शो करता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरह से हम इसका सिर्फ एक ऑर्डर लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये इस तरह से हो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर हमारे पास कोई भी Cl आ गया, ठीक है, तो क्या इसके जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH2, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अराइज हो जाता है। तो ये वाली रिएक्शन कभी भी जो होती है E1 एलिमिनेशन से शो नहीं करती। हम ये कहते हैं कि जो ये E1 वाली होती है ये E2 को फेवर करती है, नेवर फेवर्ड E1 एलिमिनेशन। ये कभी भी E1 को फेवर नहीं करती, क्लियर है कि ये वाली रिएक्शन जो प्राइमरी हैलाइड्स होते हैं ये कभी भी E1 को फेवर नहीं करते। इतना क्लियर हो गया। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने बात की कि ये क्या होते हैं और क्या नहीं होते। अल्फा हेट्रो सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात की कि ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल। एंड दिस इज रिलेटिवली लेस स्टेबल। प्राइमरी हैलाइड कभी भी हमें E1 रिएक्शन शो नहीं करते, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं E2 रिएक्शन की। E2 क्या होता है, बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है, बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन E2। बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो ये क्या है। सबसे पहले जैसे हमने SN2 में देखा था, इसमें भी एक रिएक्शन देख लेते हैं, RCCR, क्लियर। यहां पे क्या होता है, एक बेस होता है B, ठीक है। रिएक्शन इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, तो यहां पर क्या होता है, RCCRHH। ये तो ठीक है, यहां पे बेस जो होता है ना इस हाइड्रोजन के पास आ जाता है,
इस हाइड्रोजन के पास। अब देखो, इस जैसे हमने SN1 में बात की थी कि SN1 में क्या होता है कि एक कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये भी क्या है, हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या बनी, हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे कार्बन के साथ नहीं आ रहा है हमारा बेस, क्योंकि बेस में क्या करना है, हाइड्रोजन को लेना है, इसलिए यहाँ पर बेस यहाँ पर आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, RCCRHNH, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लियर। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ क्यों लिखा ना, इसका भी अभी देखते हैं कि इसका रीजन है कि ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे। तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट, बिल्कुल जैसे हमने SN2 में पढ़ा था, ठीक उसी तरह से हम A2 में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड की क्या कंसंट्रेशन होगी और इसके साथ साथ बेस की क्या कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, इसके साथ साथ कि इसकी बेस की क्या कंसंट्रेशन होगी उस पर भी डिपेंड करता है। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी ही ज्यादा E2 रिएक्शन फेवरेबल होगी। क्लियर। यानी कि अगर हम इसमें बात करें, जैसे हमने SN2 में कहा था कि एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ वहां पे न्यूक्लियोफिलिक की जो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर हम E2 में ये कह रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ बेस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या है, 1+1, एक अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और एक बेस की कंसंट्रेशन, तो ये बन गया 2। तो देयरफॉर इट इज द बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट इज द बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी है, देयरफॉर आप ये लिख सकते हो कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी आती है वो कितनी आती है, 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी। और इसी की वजह से हम इसे कहते हैं E2 रिएक्शन, यानी कि ये एक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है, जैसे मैंने कहा कि जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आता है, ठीक है, मोर द स्ट्रॉन्ग बेस मोर विल बी द E2 रिएक्शन, मोर द स्ट्रॉन्ग बेस, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा मोर विल बी द E2 reaction, more will be the E2 reaction or E2 is favorable. क्लियर, कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी ही ज्यादा E2 फेवरेबल होगी। ओके, यानी कि E2 गोज फास्टर विथ स्ट्रॉन्गर बेस। अगर हमारा एल्काइल हैलाइड लेस हिंड्रेड होगा तब क्या होगा, देखो इधर, अगर हमारा जो एल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं अगर उसकी हिंड्रेंस कम होगी तो कभी भी यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विथ लेस हिंड्रेड एल्काइल हैलाइड। अगर हमारा एल्काइल हैलाइड अगर जो हमारा एल्काइल हैलाइड है उसके हिंड्रेंस ज्यादा नहीं है, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज फेवरेबल। ठीक है, तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पे फेवरेबल होती है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड should be more hindered, यानी कि जो एल्काइल हैलाइड होता है उसके पास ज्यादा हिंड्रेंस होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हम ये कह सकते हैं कि वहां पर क्या होना चाहिए, ज्यादा हिंड्रेंस होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है,
Br। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होगी वो कौन सी होगी, SN2, वो E2 नहीं, SN2 की बात की है, ठीक है। इसके निकलते ही यहाँ पर क्या हो जाता है, एक OH, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक OH जो होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आना चाहिए, बेस आना चाहिए, क्योंकि लेकिन अल्काइल हैलाइड कम है तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, फेवरेबल होती है। क्लियर। ये हमने वो अल्काइल हैलाइड लिया जिसके पास क्या होती है, हिंड्रेंस कम होती है। अब एक अल्काइल हैलाइड हम ऐसा ले लें जिसके पास ज्यादा हिंड्रेंस होती है, देखो कैसे। कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। ये एक अल्काइल हैलाइड ले लिया जिसके पास बहुत ज्यादा क्या आ जाती है, एक हिंड्रेंस आ जाती है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, और ये रिएक्शन देखो होती है। कभी कभी आपको क्या लिखा होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको सिर्फ लिखा होगा इस तरह से, और कभी कभी आपको हाई टेम्परेचर भी गिवन होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर है 80 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस DBF, ठीक है। यानी कि ये एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये एक बेस है, ठीक है। ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस जो हम यूज कर रहे हैं, तो यहां से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। क्लियर। यहां से क्या हुआ, आयोडीन जो होता है एक यहाँ से हाइड्रोजन लेके एलिमिनेट हो जाता है, और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एक एल्कीन बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में हम ये बात करेंगे, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये कौन सा है, सेट्जेफ प्रोडक्ट, और यही हमारा क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब ना जब मैंने ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी उसमें एक चीज लिखी थी, देखो क्या किया था उसमें, ये कंडीशन है कि E2 एलिमिनेशन के लिए ट्रांजिशन स्टेट शुड बी एंटी पेरिप्लेनर, शुड बी एंटी पेरिप्लेनर। कंडीशन है ये कि इन E2 एलिमिनेशन में क्या होता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट शुड बी एंटी पेरिप्लेनर, पेरिप्लेनर। अब ये एंटी पेरिप्लेनर का क्या मतलब हुआ कि ट्रांजिशन स्टेट एंटी पेरिप्लेनर क्या हो, एक बार उसमें देख लें, CH, यहाँ पे X, H, यहाँ पे H, और यहाँ पे भी H। ट्रांजिशन स्टेट शुड बी एंटी पेरिप्लेनर। यहाँ पे हमारे पास बेस आ जाता है, यही चीज देखी थी। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ आएगा और यहाँ से बाहर, यानी कि यहाँ पर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे X, सॉरी यहाँ पे H। क्लियर। यहाँ पे ये कहता है कि ट्रांजिशन स्टेट एंटी पेरिप्लेनर का मतलब ये हो गया कि ये पैरेलल होने चाहिए। पहली बात कि ये पैरेलल होने चाहिए, जो हाइड्रोजन जिस हाइड्रोजन पे बेस ने आके अटैक करना है वो हाइड्रोजन, और जो हमारे लिविंग स्पीशीज है ये क्या होने चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, पैरेलल है, और साथ ही साथ वो एंटी होने चाहिए, यानी कि वो ट्रांसपोजिशन पे होने चाहिए। अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे है तो हमारे जो लिविंग स्पीशीज है वो यहाँ पे होने चाहिए, या अगर हाइड्रोजन यहाँ पे तो लिविंग स्पीशीज हमारे यहाँ पर होने चाहिए। ये कंडीशन है E2 के लिए, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, कि जो भी हमारी ट्रांजिशन स्टेट होगी वो एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए, वो एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन स्टेट शुड बी एंटी पेरिप्लेनर, और तब भी जाके हमारी जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी E2 रिएक्शन वो यहाँ पे फेवरेबल होगी। क्लियर, इतना क्लियर है। अब जैसे हमने E1 और E2 की बात की है, इसी तरह से हमारे पास एक और एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाती है, दैट इज द E1CB। E1CB के बारे में बात करते हैं। ऐसा हमने कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो हमने पढ़ी नहीं थी, न्यूक्लियोफिलिक में हमने सिर्फ SN1 और SN2 पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और आ जाती है E1CB। E stands for एलिमिनेशन। यहां पे जो ये CB है, दिस इज स्टैंड फॉर कॉन्जुगेट बेस, और ये 1 क्या है, यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर।
एलिमिनेशन है, कॉन्जुगेट बेस भी है और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखो इसमें अगर एग्जांपल की बात करें, इसमें भी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है, हीटिंग मिलेगी इसे भी, और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस तो हम E2 में भी यूज कर रहे थे जब हमने बायोमोलिकुलर रिएक्शन करवाई थी, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या ये बायोमोलिकुलर है? ऐसा नहीं है। ये दिखने में हमें लगेगा कि ये E2 रिएक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे E2 रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकती। यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो होगा KOH, हम मान लेते हैं अल्कोहलिक KOH, ठीक है। और OH जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, OH कभी भी E2 में एलिमिनेट नहीं होता। क्लियर? अब देखो इसमें होता क्या है, कुछ ऐसा है हमारा ये OH डबल बॉन्ड O, बेस आया यहाँ पे हमारे पास क्या OH। इसने क्या करना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर लेते हुए ये क्या करता है, एक नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाता है और यहाँ पर बन जाता है OH। क्लियर? अब जो ये OH है ना, ये कभी भी रिएक्शन ऐसे नहीं देता, ये हमेशा क्या करता है, ये OH ये वाटर का तभी लेगा अगर यहाँ पर एसिड होता है तो ये क्या बना देता है, वाटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। क्लियर? एक पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम इसमें कहें तो इसमें हम कहते हैं नेक्स्ट अब हमारा OH और यहाँ पे क्या था O, जब इस बॉन्ड ने ब्रेक किया, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव तो ऑलरेडी था हमारे पास, इस पॉजिटिव ने और इस नेगेटिव ने मिलकर क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया। अब क्या हुआ कि ये यहां मूव हुआ, ये यहां पे और ये यहां से बाहर। और यही तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, यही क्या है हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है ना, जो E1CB रिएक्शन है, दिखने में ये E2 की तरह है, लेकिन ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती, ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती। लुक्स लाइक it looks like E2 but OH never and ever be a living group in E2। क्लियर? हमने यही देखा था ना कि जो हमारी रिएक्शन थी वो कुछ ऐसी थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ था कि डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे था यहाँ पे, यानी कि जो ये OH था ये यहाँ से बाहर चला गया, और E2 में कभी भी ये OH जो होता है एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ पे वर्क नहीं करता। साथ ही हमने ये कहा कि इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन।